हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक पर मिलेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरे अकाउंट्स में आप जहाँ भी पढ़ेंगे हर जगह इसकी आवश्यकता आपको महसूस होगी। मीन्स हर जगह आपको ये मिलेगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में पढ़ेंगे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। जो हम लोग ने पढ़ा था उस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन दो तरह का होता है। एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मतलब जिस ट्रांजैक्शन को मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। मीन्स जिसका मेजरमेंट, जिसका मापन मनी के टर्म्स में संभव है उसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। और जिसका मेजरमेंट मनी के टर्म्स में संभव नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो आज हम लोग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में क्या क्या आता है, क्योंकि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ही हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो जब हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ट्रांजैक्शन मॉनेटरी नेचर का है, तब हम लोग फिर उसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं। वो हमारा एसेट है, वो हमारा लाइबिलिटीज़ है, वो हमारा रेवेन्यू है, वो हमारा इनकम है, वो हमारा एक्सपेंसेस है। क्या है, इस चीज़ को जब तक हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक उसका रिकॉर्डिंग संभव नहीं है। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग सीख रहे हैं कि आपका उसमें से कौन सा ट्रांजैक्शन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या है। तो सबसे पहला मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में हम लोग पढ़ेंगे एसेट के बारे में। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कि एसेट किसको कहते हैं। एसेट, एसेट का हिंदी होता है संपत्ति। तो ये संपत्ति क्या होता है, देखिए, संपत्ति मीन्स कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जिस पे ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल है, जो या तो जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जिससे कि फ्यूचर में कोई बेनिफिट ले सकते हैं, वो सभी एसेट है। जिसको या तो कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है या जिससे कि आप फ्यूचर में बेनिफिट ले सकते हैं। सिंपल टर्म में आप कह सकते हैं कि एसेट वह प्रॉपर्टी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो या तो कैश के फॉर्म में है, या जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, या नहीं तो जिससे फ्यूचर में कोई बेनिफिट आप गेन कर सकते हैं, वो सभी एसेट होता है। एसेट, देखिए, कहता है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इनेबल्स कैश। मीन्स जिससे कि हम लोग जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इनेबल्स कैश, और बेनिफिट्स इन फ्यूचर, या जिससे कि हम लोग बेनिफिट फ्यूचर में ले सकते हैं। जैसा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास कैश है, वो भी एसेट है। आपके पास लैंड है, एसेट है। बिल्डिंग है, एसेट है। मशीनरी है, एसेट है। इसके अलावा बैंक में पैसा है, वो भी एसेट है। इसके अलावा यदि आपने उधारी किसी को दिया, मीन्स आपने उधार पे गुड्स बेचा, तो वहां से भी आप फ्यूचर में कैश जनरेट करेंगे, वहां से भी पैसा आपको फ्यूचर में आएगा, वो भी एसेट होता है। तो जिसको हम लोग उधार पे गुड्स बेचते हैं उसको हम लोग डेटर कहते हैं। देखिए यहाँ पे होगा डेटर। डेटर भी हमारा क्या है, एसेट है, क्योंकि इससे भी फ्यूचर में हम लोग कैश जनरेट कर सकते हैं। मीन्स आपका उससे पैसा, उसको हम लोग कैश में कन्वर्ट करते हैं, जैसे जिसको उधार पे हमने गुड्स बेचा है, फ्यूचर में उससे पैसा लेते हैं। इसीलिए ये डेटर भी हमारा क्या होता है, एसेट होता है। इसके अलावा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक। स्टॉक का मतलब आपका जिस चीज को आप बेचने के लिए आप रखे हुए हैं उसको भी आप बेच करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एसेट। इसके अलावा भी बहुत सारा एग्जाम्पल है जो आपका फ्यूचर में, जैसे आपका प्रीपेड एक्सपेंस, जैसे एक वर्ड आएगा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड
एक्सपेंस। ये देखो, ये भी हम लोग आगे सीखेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है कि यदि मान लीजिए कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट अभी आपने कर दिया जो नेक्स्ट ईयर से संबंधित था, जिसका बेनिफिट हमको नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, जिसका बेनिफिट हम फ्यूचर में लेंगे, लेकिन पेमेंट आपने अभी कर दिया, तो वैसे एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सपेंसेस ऑफ नेक्स्ट ईयर पेड इन करेंट ईयर। नेक्स्ट ईयर का खर्च को हम लोग यदि करेंट ईयर में पेमेंट कर देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस बोलेंगे। और ये भी एसेट का एग्जाम्पल है। तो फिर से एक बार, एसेट क्या है? एसेट वह प्रॉपर्टी है किसी भी संस्था का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो या तो कैश के फॉर्म में है या जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या फ्यूचर में जिससे हम बेनिफिट ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपका सभी एसेट है। तो देखिए, एसेट का डेफिनेशन हम लोग ने पढ़ा, इसका एग्जाम्पल पढ़ा। अब एसेट के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। एसेट में दो तरह का एसेट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक है नॉन करेंट एसेट, एक है नॉन करेंट। नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट का मतलब हो गया कि वैसा एसेट जो आप लॉन्ग टर्म यूज के लिए बिजनेस में रखते हैं। जैसे आप देखिए, आप बिजनेस करते हैं तो कुछ वैसे एसेट भी होंगे जो आपका शॉर्ट टर्म के लिए होंगे, जिसको आप जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप विद इन मैक्सिमम विद इन 1 ईयर जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वैसे एसेट को हम लोग शॉर्ट टर्म एसेट या यहाँ पे हम लोग करेंट एसेट कहेंगे। लेकिन वैसा एसेट जो आपका लॉन्ग टर्म यूज के लिए लाते हैं, जैसे आपका बिजनेस में यूज करने के लिए, रेवेन्यू अर्न करने के लिए जिस एसेट को बिजनेस में हम लोग यूज करते हैं, जिसका उद्देश्य बेचना नहीं होता है, तो उस एसेट को हम लोग नॉन करेंट एसेट बोलेंगे। जैसे इसमें आप देखिए, जैसे लैंड है, ये आपका लॉन्ग टर्म यूज के लिए लाते हैं। बिल्डिंग है, मशीनरी है, फिक्सचर्स है, ये सभी आपका जो है मशीनरी है, ये सभी फर्नीचर है। इस तरह के एसेट को हम लोग बिजनेस में यूज करने के लिए लाते हैं और इसका पर्पस सेल करना नहीं होता है। मतलब इसको हम लोग बेचते नहीं है, या आप बेच सकते हैं लेकिन आपका इसको बेचना हमारा पर्पस नहीं होता है। लेकिन कभी आपका मान लीजिए पुराना हो गया, हमको दूसरा एसेट खरीदना है, तो इसको बेच सकते हैं हम लोग, लेकिन बेचते हैं हम लोग। लेकिन आपका इसका जब खरीदने जिस समय हम लोग खरीदते हैं, उसका पर्पस सेल करना नहीं होता है। तो जैसे आपका करेंट एसेट में स्टॉक है, उसका पर्पस होता है कि सेल करके रेवेन्यू जनरेट करना, रेवेन्यू अर्न करना। लेकिन जो नॉन करेंट एसेट होता है, इसको आप बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज के लिए लाते हैं और इसका उद्देश्य होता है रेवेन्यू अर्न करना। जैसे देखिए, कहता है इट रेफर्स टू दोज एसेट विच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन द बिजनेस, जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म यूज के लिए लाते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज, जिसका उद्देश्य होता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना। इसका उद्देश्य आपका इनकम जनरेट करने के पर्पस से इसको खरीद के लाते हैं, इसका उद्देश्य बेचना नहीं होता है। नॉट मीन्ड फॉर सेल, देखिए आपका इसका उद्देश्य बेचने का नहीं होता है, इसका उद्देश्य होता है टू यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। एग्जाम्पल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर। These are the examples of these are the few examples, कुछ एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी आपका नॉन करेंट एसेट होता है, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जहाँ पे कोट किया है। तो ये सभी आपका नॉन करेंट एसेट में आता है। तो देखिए, इसके अलावा हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, फिर आपका फिर एसेट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो भाग में। जो नॉन करेंट एसेट है, इसको हम लोग ने फिर दो भाग में क्लासिफाई किया। देखिए, नॉन करेंट एसेट को फिर हम लोग बांटते हैं दो भाग में। नॉन करेंट एसेट फिर हमारा दो भाग में बांटेंगे। एक है आपका टेंजेबल और दूसरा है
इंटेंजिबल। देखिए, टेंजिबल का मतलब है जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये आपका होगा टेंजिबल एसेट। जबकि इनटेंजिबल एसेट का मतलब जिसको आप ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ओनली आप फील कर सकते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं हम लोग इनटेंजिबल एसेट। तो टेंजिबल एसेट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसको आप फिजिकली आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा टेंजिबल एसेट। इसके अलावा जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो आपका इंटेंजिबल एसेट होगा। जैसे देखिए, दोज एसेट विच कैन बी सीन एंड टच्ड, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो आपका टेंजिबल एसेट हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये देखिए, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है आप उसी को छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये कहलाता है आपका टेंजिबल एसेट। और जिसमें आपका आता है एग्जाम्पल में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टेंजिबल एसेट। इसके अलावा आप देखिए, इंटेंजिबल एसेट की बात करते हैं, तो इंटेंजिबल एसेट में क्या आता है, तो वैसा एसेट जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, इस तरह के एसेट को हम लोग इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। देखिए, दोज एसेट विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड, जिसको हम लोग ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, वैसे एसेट को हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। सच एसेट एग्जाम्पल है इसका पेटेंट है, कॉपीराइट है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है। देखिए, ये सभी जो एसेट है, पेटेंट राइट, आप किसी को किसी आपका चीज का आपका स्पेशल राइट, जो आपका प्रोडक्शन करने का, जो आप पेटेंट करवाते हैं अपने नाम से, पेटेंट राइट। कॉपीराइट, जैसे आप नाम सुने होंगे, आपका कॉपीराइट जो है, बुक में जनरली ये वर्ड यूज किया जाता है। कॉपीराइट मीन्स आपका कोई राइटर बुक लिखता है और वो अपना कॉपीराइट किसी और को बेच देता है, पब्लिशर को, और पब्लिशर उस बुक को छापता है तब, तो राइटर के पास बुक का कॉपीराइट होता है और वो अपने कॉपीराइट को रिजर्व रखता है, और वो जिसको आपका अलाउ करेगा वही बुक छापेगा, दूसरा कोई लोग नहीं छाप सकता है उसका बुक, है ना। गुडविल का नाम आप लोग जो है, गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके इस हम लोग के इस लाइन में, मीन्स आपका बिजनेस लाइन में गुडविल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गुडविल क्या होता है कि किसी का गुड नेम और रेपुटेशन, गुड नेम आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। जैसे आपका कोई गुड नेम है आपका मार्केट में, तो आप लोग दूसरे से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, मीन्स आपका ये दिखता नहीं है, लेकिन आपका कहीं ना कहीं बिजनेस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है आपका मार्केट में, वैसे संस्था का कहा जाता है कि मार्केट में गुड नेम है, और ये जिस संस्था का गुडविल होगा मार्केट में, वो संस्था दूसरे के मुकाबले ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। और ये गुडविल जो होता है, ये आपके ऑनेस्टी पे, आपके ईमानदारी पे, आपके हार्ड वर्किंग पे डिपेंड करता है, आपके प्रोडक्ट के क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो ये सभी बात आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें आपका गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि इससे आप दूसरे फर्म की तुलना में ज़्यादा पैसा का अर्न कर पाएंगे। जिस प्रोडक्ट का या जिस ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट में गुडविल है, कस्टमर उसके पास बार बार आते हैं, इसीलिए आपका अल्टीमेटली जब कस्टमर आपके पास बार बार आएंगे तो आपका सेल इंक्रीज करेगा और आपका प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। इसीलिए गुडविल आपका दिखता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके इनकम जनरेट करने में इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसी तरह से आपका देखिए ट्रेडमार्क जो होता है, ये आपका ट्रेडमार्क भी आपका जो साइन होता है, सिंबल होता है, ये भी एक तरह का आपका एसेट होता है, क्योंकि ये भी आपका जो साइन होता है, लोगो होता है, ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के आपका गुडविल को बढ़ाता है। तो ये सभी आपका कुछ इंटेंजिबल एसेट है जो आपका ऑर्गेनाइजेशन में दिखता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रेवेन्यू जनरेट करने में आपको हेल्प करता है।
तो इस तरह से हमने आपका जो नॉन करेंट एसेट था, इसको हम लोग ने बांटा था ये आपका टेंजेबल में और इंटेंजेबल में। ये दोनों आपका नॉन करेंट एसेट का जो है पार्ट है, टेंजेबल नॉन करेंट एसेट और इंटेंजेबल नॉन करेंट, जिसमें एक को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, और दूसरे को आप छू और देख नहीं सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अब हम बात करेंगे करेंट एसेट की बात करेंगे। करेंट एसेट का मतलब वैसा एसेट जो ऑर्गेनाइजेशन में जनरली हम लोग लाते हैं बेचने के उद्देश्य से, या जिसका पर्पस होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। जनरली आपका एक ऑपरेटिंग साइकिल जो आपका जनरली एक साल के अंदर में जिस एसेट को हम लोग कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं या आप कंज्यूम कर जाते हैं, वैसे एसेट को हम लोग बोलते हैं करेंट एसेट। देखिए कहता है कि दोज एसेट विच आर मींट फॉर सेल, देखिए जिसको हम लोग बेचने के उद्देश्य से लाते हैं, और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, और वैसा एसेट जिसको जनरली आपका एक साल के अंदर में हम लोग कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, वैसे एसेट को हम लोग बोलते हैं करेंट एसेट। तो इसमें देखिए आपका आता है एग्जाम्पल में डेटर। देखिए डेटर हमारा एसेट होता है। डेटर किसको कहते हैं, मैंने अभी बताया था, फिर से बता रहे हैं आपको कि डेटर जिस पर्सन को हम लोग उधार पे गुड्स बेचते हैं, क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेटर। और डेटर हमारा क्या होता है, करेंट एसेट होता है। तो डेटर को हम लोग जनरली ये आपका मानते हैं कि एक साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए डेटर हमारा करेंट एसेट है। स्टॉक भी हमारा क्या है, करेंट एसेट है, क्योंकि स्टॉक को भी हम लोग बेचने के लिए लाते हैं, तो जनरली आपका ये मानते हैं कि एक साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए ये स्टॉक भी हमारा करेंट एसेट है। ये BR का मतलब है बिल रिसीवेबल। देखिए बिल रिसीवेबल क्या होता है, ये भी डेटर होता है, जो कि आपका यदि कोई डेटर बिल एक्सेप्ट करता है, ये इस पे हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज, आगे आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ पे आपका इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको बताते हैं कि यदि कोई डेटर बिल एक्सेप्ट करता है तो इसको हम लोग बिल रिसीवेबल कहते हैं। बिल आपका क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट्स होता है आपका, और जो क्रेडिटर के द्वारा डेटर को लिखा जाता है, और ये स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता है, और यदि डेटर एक्सेप्ट करता है उस बिल को, तो आपका इस क्रेडिटर के लिए वो डेटर अब डेटर नहीं रह करके ये डेटर कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज़ में, ये आपका बिल रिसीवेबल नाम के एक डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए बिल रिसीवेबल भी हमारा एसेट रहता है, उसको भी हम लोग कैश में कन्वर्ट करते हैं। कैश तो हमारा एसेट है ही। बैंक का मतलब यहाँ पे है कैश एट बैंक, आपका जो बैंक में पैसा है वो भी हमारा एसेट होता है। तो ये आपका देखो, ये सभी करेंट एसेट का एग्जाम्पल है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ करेंट एसेट। इसके बाद देखिए अब हम लोग थोड़ा चलते हैं फिक्टिशियस एसेट की ओर। देखिए फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट ये भी इंपॉर्टेंट है। फिक्टिशियस एसेट, लेकिन ये आपका देखिए फिक्टिशियस एसेट नाम से ही स्पष्ट है, फिक्टिशियस मींस आपका ये काल्पनिक एसेट है। फिक्टिशियस एसेट मींस दोज एसेट व्हिच हैव नो रियल वैल्यू, वैसा एसेट जिसका कोई रियल वैल्यू नहीं होता है, वैसे एसेट को हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। इसका मतलब कि आपका इस एसेट को आप कैश में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ये सिर्फ आपका ये एसेट होता ही नहीं है, ये आपका देखिए इसको हम लोग टेक्निकल आपका भाषा में इसको हम लोग एसेट कहते हैं ये, लेकिन आपका ये टेक्निकली आपका एसेट माना जाता है। इसको हम लोग एसेट ये है नहीं, सिर्फ इसको हम लोग टेक्निकली मान लेते हैं। इसलिए मान लेते हैं कि आपका, मान लीजिए कि एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाते हैं हम आपको। मान लीजिए आपका ऑर्गेनाइजेशन में आपका ह्यूज एक्सपेंडिचर किया आपने एडवर्टीजमेंट पे, और आपको लगता है कि आपका शुरू में लगता था कि इसका बेनिफिट हमको जल्दी मिलेगा, लेकिन बाद में चल के लगता है नहीं, इसका बेनिफिट हमको 2 3 4 साल तक मिलेगा।
तो इस एसेट को, इस एक्सपेंस को हम लोग एक ही साल में एक्सपेंस नहीं मान करके आप इसको डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर में आपका इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ने 1 लाख रुपया एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया और हमको लगता है कि इसका बेनिफिट हमको अगले 4 साल तक मिलेगा, तो इसका मतलब 25,000 रुपया हर साल इसका हमको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा लगता है हमको। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक साल में सिर्फ 25,000 को एक्सपेंस मानते हैं और जो रेस्ट बच गया 75,000, इसको हम लोग एसेट मान करके इसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, क्योंकि ये एसेट है नहीं, ये या तो एक्सपेंसेस होता है या लॉसेस होता है। तो चूंकि ऐसा इसलिए करते हैं कि मान लीजिए कि आपका शुरुआती समय में आप जब ह्यूज एक्सपेंडिचर आप अपने पीएल में डेबिट कर देंगे, तो वहां पे आपका जो है पीएल आपका जो है निगेटिव दिखेगा, मींस आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट कम जाएगा, जिससे कि आपका गुडविल पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए हम लोग टेक्निकली इसको आपका पूरा का पूरा एक ही साल में पीएल में नहीं डाल करके इसको डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर में धीरे धीरे करके हम लोग आपका पीएल में डेबिट करते हैं। इसीलिए आपका ये जो है आपका देखिए जो 75,000 है, ये आपका फिक्टिशियस एसेट के तौर पे बैलेंस शीट में एसेट में दिखेगा, जबकि इसका कोई रिलाइजेबल वैल्यू नहीं है। इसी तरह से यदि आपका लॉस हो गया, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखिए ये भी आपका फिक्टिशियस एसेट का एग्जांपल है। मान लीजिए आपके पास ह्यूज लॉस है, तो इस लॉस को भी हम लोग धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं और इसलिए कुछ लॉस को हम लोग अपने बैलेंस शीट में रख देते हैं, ताकि ये आपके प्रॉफिट को एडवर्स इफेक्ट नहीं करे, है ना। इसीलिए इस तरह के आपका एग्जांपल को, इस तरह के आपका जो आइटम है, इसको हम लोग फिक्टिशियस एसेट के श्रेणी में रखते हैं, जबकि इसका कोई रिलाइजेबल वैल्यू नहीं है, इसलिए इसका नाम फिक्टिशियस एसेट रखा गया है। देखिए कह रहा है कि दीज एसेट हैव नो रियल वैल्यू, इस तरह के एसेट का कोई रियल वैल्यू नहीं होता है। ये आपका, इसको हम लोग आगे, अभी तो ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा, क्योंकि जब आगे आप फाइनल अकाउंट पढ़ लेंगे तो आपको ये डिटेल में क्लियर होगा। अभी आप इतना समझिए कि आपका फिक्टिशियस एसेट आर दोज एसेट व्हिच हैव नो रियल वैल्यू, जिसका कोई रिलाइजेबल वैल्यू नहीं है। दीज आर ट्रीटेड एज एन एसेट ऑन टेक्निकल ग्राउंड ओनली। देखिए टेक्निकल ग्राउंड ओनली, सिर्फ इसको हम लोग टेक्निकल ग्राउंड पे हम लोग एसेट मानते हैं, जबकि ये एसेट है नहीं। इट कैन नॉट बी रियलाइज इनटू कैश और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डेराइव फ्रॉम इट, इससे कोई फर्दर बेनिफिट भी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी इसको एसेट मान के रखते हैं, जिसमें इसमें है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर। देखिए ये सारी बातें आपको अभी नया लगेगा, क्योंकि इसमें आपका सारा बात जो है आप आगे क्लास में जाके पढ़ेंगे। जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि जो एडवर्टीजमेंट पे आप खर्च करते हैं उसका कुछ पार्ट इस साल एक्सपेंस मानते हैं और रिमेनिंग को हम लोग डेफर्ड कर देते हैं। डेफर्ड करने का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करना। तो इस तरह से के एसेट को हम लोग देखिए फिक्टिशियस एसेट के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लायबिलिटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी एसेट हम लोग ने कंप्लीट किया, अब आइए थोड़ा सा लायबिलिटीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। लायबिलिटीज क्या है, और अभी पूरा एसेट के बारे में कंप्लीट नहीं हुआ, आगे आप क्लास में जब जाएंगे या अभी आगे जो पढ़ेंगे तो बहुत सारे एसेट और भी आपको मिलेंगे, तो हम लोग वहीं पे उसको डिस्कस करेंगे। देखिए तो हम लोग लायबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे आज। लायबिलिटीज क्या है, देखिए लायबिलिटीज या एसेट की बात जब हम लोग करते हैं तो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, क्योंकि आप हमेशा जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार करते हैं तो अपने आप को आप हमेशा बिजनेस समझते हैं, अपने आप को कभी भी आप बिजनेसमैन समझ करके नहीं बनाएंगे। जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे तो आप बिजनेस हैं, इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। देखिए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि
लायबिलिटीज के बारे में जानने से पहले ये देखिए, लायबिलिटीज क्या होता है। देखिए, लायबिलिटीज एक ऑब्लिगेशन होता है। लायबिलिटीज एक ऑब्लिगेशन है, उत्तरदायित्व है, जिसको कि फ्यूचर में पे करना होता है। किसका उत्तरदायित्व? बिजनेस का। तो बिजनेस का लायबिलिटीज का मतलब कि बिजनेस का वैसा उत्तरदायित्व, वैसा आपका ऑब्लिगेशन, जिसको कि फ्यूचर में पे करना है। किसी भी फॉर्म में हो सकता है पे, या तो कैश के फॉर्म में हो, या आप जो है गुड्स के फॉर्म में पेमेंट करते हैं, या सर्विसेज के फॉर्म में पेमेंट करते हैं, तो ये कहलाता है लायबिलिटीज। तो बिजनेस में दो तरह का लायबिलिटी होता है। एक होता है इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल, और दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक इंटरनल लायबिलिटी है और दूसरा है एक्सटर्नल लायबिलिटी। लायबिलिटीज को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक इंटरनल लायबिलिटी, दूसरा है एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब देखिए, इंटरनल लायबिलिटी किसको कहते हैं? तो इंटरनल लायबिलिटी का मतलब दोज लायबिलिटी विच आर कंसर्न विथ ऑनर, जो मालिक से कंसर्न है, जो मालिक को देना है। ये देखिए, इंटरनल का मतलब हो गया लायबिलिटी टू ऑनर, ऑनर। वैसा लायबिलिटी जो हम लोग ऑनर को देते हैं, जो हमको ऑनर को वापस करना है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। और वैसा लायबिलिटी जो आउटसाइडर को देना है, आउटसाइडर्स को देना है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो लायबिलिटीज को हम लोग ने बांटा दो भाग में, एक है इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा है एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब देखिए, कहिएगा कि ओनर भी लायबिलिटी कैसे है? तो ओनर भी बिजनेस का लायबिलिटी होता है। ये आपका, इसके लिए एक कंसेप्ट पढ़ाएंगे हम आपको, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट है जिसके आधार पर हम लोग अकाउंट मेंटेन करते हैं। उन सब में से एक कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, एंटिटी कंसेप्ट। देखिए, ये क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन both have separate existence, separate existence. Business and businessman both have separate existence, या both have separate entity, entity। दोनों का अलग अलग एग्जिस्टेंस है, मतलब बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखिए, यदि मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, यहाँ पे एक बिजनेसमैन का फोटो बनाते हैं, ये है आपका बिजनेसमैन और ये इसका बिजनेस है। अब देखो, हम लोग अपने आप को बिजनेस समझेंगे। हम लोग क्या समझेंगे अपने आप को? बिजनेस। हम लोग बिजनेस है। हम लोग अपने आप को कभी भी बिजनेसमैन नहीं समझेंगे, हम लोग समझेंगे कि वी आर बिजनेस। तो अब सोचिए कि यदि कोई बिजनेसमैन इस बिजनेस को पैसा देता है, मीन्स बिजनेस स्टार्ट करता है, और मान लीजिए 1 लाख रुपया लगा करके कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है। ये है आपका बिजनेसमैन और ये है आपका बिजनेस। तो हम लोग अपने आप को समझेंगे कि बिजनेस है, हम बिजनेस हैं, ऐसा मान करके हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार करेंगे। तो आप बिजनेस हैं, तो आपको 1 लाख रुपया दिया, किसने दिया? तो ये बिजनेसमैन ने दिया। अब देखो, हम लोग अभी पढ़े थे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कहता है कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। बोथ हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस, दोनों अलग अलग है। बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। जब दोनों अलग अलग है, तो ये बिजनेसमैन ने इसको जो पैसा दिया, मीन्स बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस ये समझता है, या बिजनेस को ये समझना चाहिए, या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सोचेंगे तो ये समझेंगे कि बिजनेस ने इस बिजनेसमैन से कर्ज लिया। तो कि बिजनेसमैन आपका ओनर है,
तो हमने मालिक से कर्ज लिया। हम कौन है? तो हम है बिजनेस, हम बिजनेस हैं, हमने अपने मालिक से क्या किया? कर्ज लिया, ऐसा समझना है। और इसे एक दिन क्या करना है? वापस करना पड़ेगा। कर्ज लिया है तो वापस करना पड़ेगा। तो इस तरह का लायबिलिटी देखिए, इसको हम लोग जो बोलते हैं, इसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं अकाउंट्स की भाषा में। कैपिटल, कैपिटल का मतलब पूंजी, मींस आपका जो बिजनेसमैन ने पूंजी लगाया, मींस आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने किया इन्होंने इस बिजनेस में। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू जब सोचेंगे तो ये मानेंगे कि हमने इस बिजनेसमैन से कर्ज लिया और जो एक दिन इसको क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। तो देखिए, ये कैपिटल जो है एक तरह का बिजनेस के लिए क्या हो गया? ऑब्लिगेशन हो गया, मींस आपका एक उत्तरदायित्व हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? लायबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लायबिलिटी बोलेंगे। तो लायबिलिटी क्या है? एक ऑब्लिगेशन विच रिक्वायर्स टू पे इन फ्यूचर। इन फ्यूचर तो कौन पे करेगा? बिजनेस पेमेंट करेगा। किसको? ये आपका देखिए कैपिटल जो है ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, जिसको पेमेंट करना है किसको? बिजनेसमैन को। तो इसीलिए वैसा लायबिलिटी जो बिजनेसमैन को हमको वापस करना है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल लायबिलिटी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इंटरनल लायबिलिटी। इसका मतलब कैपिटल जो हो गया ये हमारा इंटरनल लायबिलिटी हो गया। देखिए, ये जो आपका है इंटरनल लायबिलिटी में, इसका एग्जांपल में आ जाएगा कैपिटल, इसका एग्जांपल में आ जाएगा प्रॉफिट, इसका एग्जांपल में आ जाएगा रिजर्व। अब आइए, अब आप कहिएगा कि चलो कैपिटल तो समझ में आया कि भाई कैपिटल लायबिलिटी है बिजनेस का, लेकिन प्रॉफिट कैसे लायबिलिटी है ना? आप कहिएगा कि भाई प्रॉफिट लायबिलिटी कैसे हो सकता है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि प्रॉफिट लायबिलिटी कैसे है। देखिए, प्रॉफिट भी बिजनेस का लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट पे अधिकार, जो प्रॉफिट जो होता है, इट इज रिवॉर्ड, रिवार्ड फॉर बिजनेसमैन। प्रॉफिट जो होता है ये बिजनेसमैन के लिए रिवॉर्ड होता है। रिवॉर्ड मींस पारितोषिक, मींस आपका उसके मेहनत का परिणाम है। तो इस कहने का मतलब जब कोई बिजनेसमैन रिस्क लेता है, बिजनेस में पैसा लगाता है, तो उसके बदले में उसको प्रॉफिट वहां से चाहता है। तो इस प्रॉफिट पे जो अधिकार होता है ये बिजनेसमैन का अधिकार होता है। इसीलिए जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो इस प्रॉफिट पे बिजनेसमैन का अधिकार है, इसीलिए ये प्रॉफिट बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो जाएगा। तो देखिए, इसलिए प्रॉफिट भी बिजनेस को क्या करना है? ये वापस करेगा। किसको? बिजनेसमैन को वापस करेगा। तो आप हमेशा समझेंगे कि आप बिजनेस हैं, आप बिजनेस हैं और हमें ये प्रॉफिट बिजनेसमैन को वापस करना है, क्योंकि उस प्रॉफिट पे बिजनेसमैन का अधिकार है। इसीलिए प्रॉफिट इज ऑल्सो लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। तो प्रॉफिट भी बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। इसी तरह से देखिए रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होता है? तो बिजनेस में प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम लोग बचा के रखते हैं फ्यूचर कंटिजेंसी के लिए। फ्यूचर में कोई आपका कोई कंटिजेंसी हो जाए, मींस आपका कोई इस तरह का जरूरत पड़ जाए, उसके लिए हम लोग रिजर्व करके रखते हैं। तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम लोग रिजर्व करके रखते हैं। तो ये रिजर्व पे भी अधिकार किसका होता है? बिजनेसमैन का होता है, क्योंकि प्रॉफिट इज सॉरी रिजर्व इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व भी प्रॉफिट का पार्ट होता है, इसीलिए इस रिजर्व पे बिजनेसमैन का अधिकार होता है। और ये रिजर्व भी आपका लायबिलिटी होता है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। कैसा लायबिलिटी होता है? इंटरनल लायबिलिटी। हमेशा आप जब भी आप एसेट लायबिलिटी को क्लासिफाई करें या आप एंट्री करें बुक्स ऑफ अकाउंट में, अपने आप को हमेशा बिजनेस समझेंगे। आप हमेशा समझेंगे मैं बिजनेस हूं, मैं बिजनेस हूं। आप बिजनेस हैं, आप अपने आप को कभी भी बिजनेसमैन सोच के नहीं बनाएंगे, आप समझेंगे आप बिजनेस हैं। तो इसका मतलब कि प्रॉफिट भी हमारा लायबिलिटी है। तो हमने आपको इंटरनल लायबिलिटी के बारे में बताया कि कैपिटल हमारा लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी, प्रॉफिट हमारा लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी, रिजर्व हमारा लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी। क्लियर है? इसके अलावा देखिए, अब हम बात करेंगे, अब यहाँ पे आप देखिए लायबिलिटीज को थोड़ा सा हम लोग पढ़ लें। लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस और डेप्ट
that an enterprise has to pay at some time in future। देखिए, जिसको फ्यूचर में हमको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, वो आपका लाइबिलिटी है। जैसे इसमें क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और लोन है। ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा आपका इस लाइबिलिटीज को हम लोग ने दो भाग में बांटा, एक इंटरनल लाइबिलिटी और दूसरा है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब देखो, इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब मैंने बताया, जैसे एग्जांपल में देखिए, कैपिटल है, प्रॉफिट है, रिजर्व्स है। जैसे हमने आपको बताया था अभी, सेम चीज लिखा हुआ है, द लाइबिलिटीज विच बिलोंग्स टू द ओनर ऑफ द बिजनेस आर नोन एज इंटरनल लाइबिलिटी। वैसा लाइबिलिटी जो ओनर से जुड़ा हुआ है, जो ओनर को वापस करना है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी, जिसमें आपका कैपिटल है, जिसमें आपका प्रॉफिट है, जिसमें आपका रिजर्व्स है। इसके अलावा ओनर के अलावा जो भी लाइबिलिटीज हम लोग आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं, जैसे आपका क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देते हैं, बिल्स पेबल होता है, अब क्रेडिटर ही बिल्स पेबल बनता है। इसके अलावा आपका यदि मान लीजिए बिजनेस से आपने लोन लिया है, मान लो बिजली बिल आपका बाकी है, स्टाफ का सैलरी बाकी है, तो दीज आर द लाइबिलिटीज। बैंक से लोन लिए हैं, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये सभी लाइबिलिटीज जो ओनर को के अलावा किसी और को पेमेंट करना है, ये सभी कहलाता है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। फिर से मैंने आपको बता रहा हूँ कि लाइबिलिटीज दो तरह का, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो इंटरनल का मतलब वैसा लाइबिलिटी जो ओनर को वापस करना है, वो हो गया इंटरनल। और ओनर के अलावा एक्सेप्ट ओनर यदि किसी और को वापस करना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज या आउटसाइड लाइबिलिटीज को हम लोग बोलेंगे। तो दो तरह का लाइबिलिटी हो गया। एक्सटर्नल में देखिए आपका क्या कह रहा है, द लाइबिलिटीज विच बिलोंग्स टू द आउटसाइड पार्टीज आर नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल में बैंक लोन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब देखिए, दो वर्ड आपका फिर यहाँ आया जो आपको, ये हम आपको बता रहे हैं कि क्रेडिटर्स किसको कहते हैं। क्रेडिटर्स का मतलब है जिस पर्सन से हमने क्रेडिट पे गुड्स खरीदा, मींस उधार पे गुड्स खरीदा, उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। इसका मतलब उसको भी फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, इसीलिए क्रेडिटर भी हमारा लायबिलिटी है। तो क्रेडिटर इज ऑल्सो लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। इसके अलावा देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, कोई एक्सपेंस, इसका हिंदी होता है बकाया खर्च। बकाया खर्च मींस वैसा खर्च जो आपका हो चुका है और जिसको आप पेमेंट नहीं किए हैं, इसको बोलते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बकाया खर्च। तो बकाया खर्च जिसको हमको फ्यूचर में क्या करना है, पे करना है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज को हम लोग बोलते हैं। तो लायबिलिटीज दो तरह का, ये हो गया इंटरनल और एक्सटर्नल। अब देखिए, इस लायबिलिटीज को फर्दर हम लोग क्लासिफाई करते हैं। फिर हम लोग ने इस लायबिलिटी को क्लासिफाई कर दिया। देखिए, नॉन करेंट और करेंट। देखिए, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। अब देखिए, जो लायबिलिटीज लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, मींस मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए, जैसे आपने लोन लिया एक से अधिक सालों के लिए, तो इस तरह के लायबिलिटीज को हम लोग बोलते हैं। या डिवेंचर इश्यू किया, डिवेंचर अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी समझिए डिवेंचर क्या होता है। जब कोई कंपनी मार्केट से लोन लेती है और उसके अगेंस्ट में एक डॉक्यूमेंट्स जारी करती है, जिसको हम लोग ऋण पत्र कहते हैं हिंदी में, और उसी को इंग्लिश में डिवेंचर कहते हैं। तो कहने का मतलब डिवेंचर भी एक तरह का लोन होता है जो लॉन्ग पीरियड के लिए लिया जाता है। तो चाहे बैंक लोन हो, चाहे डिवेंचर हो, या अदरवाइज कोई आपका वैसा लायबिलिटी जो एक साल से अधिक पीरियड के लिए हो, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। जैसे देखिए, those liabilities which are payable after a long period, that is more than 1 year, वैसा लायबिलिटी जिसको हम लोग एक से अधिक सालों में पेमेंट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। जिसमें आपका एग्जांपल है डिवेंचर्स,
लॉन्ग टर्म लोन एटसेट्रा। इस तरह के लाइबिलिटीज को हम लोग लॉन्ग नॉन करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है वैसा लाइबिलिटी जिसको हम लोग विद इन 1 ईयर पेमेंट कर देते हैं, उसको या पेमेंट करते हैं करने का ये रखते हैं कि हम लोग इसको 1 साल के अंदर में पेमेंट कर देंगे। तो इस तरह के लाइबिलिटीज को हम लोग बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। ठीक है, दोज लाइबिलिटी विच आर पेबल इन नियर फ्यूचर दैट इज नॉर्मली विद इन 1 ईयर। जनरली वैसा लाइबिलिटी जिसको हम लोग 1 साल के अंदर में पेमेंट कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। एग्जाम्पल में देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ओवरड्राफ्ट लेते हैं हम लोग शॉर्ट पीरियड के लिए। बिल्स पेबल, देखिए बिल्स पेबल जो एक नया वर्ड है आपका, देखिए बिल्स पेबल क्या होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंक से जब हम लोग एक्स्ट्रा पैसा निकाल लेते हैं तो हम लोग शॉर्ट पीरियड के लिए, जनरली जो करंट अकाउंट होल्डर होते हैं बैंक में, उसको इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बैंक, और आपका शॉर्ट पीरियड के लिए ये आपका लोन दे देती है, जिसको हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। और ये भी जनरली 1 साल के अंदर में पेबल होता है, तो आपका इसको हम लोग करंट लायबिलिटी मानते हैं। बिल्स पेबल देखिए, जब हम लोग उधार पे किसी से गुड्स खरीदते हैं तो जो उधार पे खरीदते हैं गुड्स, वो हमारा कहलाता है क्रेडिटर। आप सोचिए, आप खरीदने वाले हैं, जिन्होंने आपको गुड्स बेचा वो हमारा क्रेडिटर है, और यदि हम वहां पे क्रेडिटर के द्वारा लिखा गया बिल, उन्होंने स्टाम्प पेपर पे हमसे लिखवा लिया, साइन करवा लिया कि आप हमको इतना तारीख को पेमेंट करिएगा, तो वो क्रेडिटर आपका जो है हमारा बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बिल्स पेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का एक चैप्टर हम लोग का पढ़ना, उसमें हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी एक तरह का लाइबिलिटीज है शॉर्ट पीरियड के लिए, क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में मैंने अभी बताया कि वैसा एक्सपेंस आपका जो हो चुका है लेकिन जिसका हम लोग ने पेमेंट नहीं किया है, तो जैसे आपका स्टाफ को सैलरी देना बाकी है, तो इस तरह के आपका एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो दीज आर ओवरऑल अबाउट योर लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज हमने आप आज पढ़ा एसेट के बारे में और लाइबिलिटीज के बारे में। इसी तरह से और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स हैं या टर्म्स हैं अकाउंटिंग के, उसको हम लोग आगे क्लास में जो है डिस्कस करेंगे, और देयर आफ्टर हम लोग जर्नल एंट्रीज सीखेंगे। तो पहले हम लोग जब तक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में अच्छे से नहीं जान पाएंगे तो हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट लिखने में परेशानी आएगी, क्योंकि इसी अकाउंटिंग टर्म्स को हम लोग पहले पहचानना पड़ेगा, तभी रिकॉर्डिंग संभव है। इसीलिए हम लोग पहले अकाउंटिंग टर्म्स को पूरा क्लियर कर लेंगे, इसके बाद हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, जर्नल एंट्री करने के लिए सीखेंगे। आज की सभा यही समाप्त की जाती है। धन्यवाद।